everyone, how are you all? This is Sonali Malik, your own chemistry educator, welcoming you again to this incredible platform which is NEET Phoenix by Unacademy. And आज मैं लेके आई हूँ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5. एक और पार्ट आएगा बेटा, ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे. ये पार्ट जो है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स गैल्वेनिक सेल की कुछ एप्लीकेशंस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर. एट द सेम टाइम आप नर्न्स इक्वेशन सीखेंगे, आप गिब्स फ्री एनर्जी सीखेंगे, गैल्वेनिक सेल का निकालना, राइट. और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. इसके बाद एक और पार्ट आएगा दैट विल बी बेसिकली completely dedicated to electrolytic cell as well as Faraday's law of electrolysis. इसके बाद हमारे सारे important parts जो NEET के लिए relevant है वो खत्म हो जाएंगे and we will be done with electrochemistry. Okay, so now without wasting any time, let's start with today's lecture. चलिए आ जाइए बच्चा, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रही हूँ, ठीक है. रिवीजन एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेजरली जो नई चीजें आप यहाँ सीखेंगे आज कौन कौन सी होंगी बेटा. एक है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड द लास्ट थिंग जो आज आप मुझसे सीखेंगे वो होगा नर्न्स इक्वेशन. ये सारी चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की. तो ये समझ लो कि ये जो आपका लेक्चर है इससे पक्का ही 1 या 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है. चलिए सो स्टार्ट करते हैं विद थोड़ा सा रिवीजन बेटा. सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, देखो मैं रिवीजन करा रही हूं, बहुत अच्छी बात है, राइट. लेकिन फिर भी सजेस्टेड यही रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ इससे पहले वाला एक लेक्चर देख लेना, राइट. अगर सिर्फ उतना भी देख लेते हो तो गैल्वेनिक सेल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में सेट हो जाएंगे, क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे, ठीक है. चलो फिर भी रिवीजन मैं करा रही हूँ, ठीक है. तो पहली चीज जो मैं रिवाइज करवा रही हूँ बेटा वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आपका हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या होता है ये बेटा, देखो अगर तुम याद करो गैल्वेनिक सेल को, है ना, तो वहां मैं कोई भी हाफ सेल ले लूं, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल ले लूं, चाहे रिडक्शन हाफ सेल ले लूं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है. सपोज मैंने यहां पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिया है ना, तो बेटा यहां जो तुम्हारी जिंक की इलेक्ट्रोड है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, राइट. वही अगर मैं तुम्हारा जो सोल्यूशन देखूं बेटा यहां पर, वहां पर एक्सेस ऑफ जिंक 2+ आयन थे, तो सोल्यूशन कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था. इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, सोल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है भैया, है ना. और जब भी 2 बॉडीज के बीच में चार्ज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तुमने पढ़ा है फिजिक्स में कि उन 2 बॉडीज के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर होगी. ओके राइट. तो इसका मतलब क्या बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एग्जिस्ट करता है किसी भी हाफ सेल में, आप उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं या हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. एम आई क्लियर एवरीवन? ओके. तो इसका मतलब हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी एग्जिस्ट करेगा, एट द सेम टाइम रिडक्शन हाफ सेल में भी जो है हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या यूनिट होती है एवरीवन, वोल्ट होती है, राइट. तो अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में इसकी यूनिट वोल्ट होती है, जिसका सिंबल क्या हो जाता है एवरीवन, कैपिटल वी हो जाता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ बेटा अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंटेशन, मतलब किस सिंबल से आप उसको दिखाते हैं, तो सिंबल जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के यूज होता है बेटा वो ई होता है. ओके, ई, फाइन. अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल. देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अगर हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा, राइट. वही अगर हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा होगा तो क्या जनरेट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है. अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हो ईओपी से, ठीक है. किससे रिप्रेजेंट करते हो, ईओपी से. और रिडक्शन पोटेंशियल को किससे बेटा जी डिनोट करते हो, ईआरपी से. अब बेटा अगर मैं बात करूं ईओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विच इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच बेसिकली एग्जिस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बेटा ये जो है
मेजर होता है किसका, टेंडेंसी का एक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन करने का। मतलब एक हाफ सेल का या एक इलेक्ट्रोड का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उतनी ज्यादा उस इलेक्ट्रोड पर टेंडेंसी होती है किस प्रोसेस की अकर करने की बच्चों, ऑक्सीडेशन अकर करने की। सिंपल, ठीक है। वही अगर हम बात करें बेटा ERP यानी आपका रिडक्शन पोटेंशियल, तो एक इलेक्ट्रोड के लिए जितनी ज्यादा वैल्यू होती है RP यानी रिडक्शन पोटेंशियल की, उतनी ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी होती है क्या अंडरगो करने की बेटा, रिडक्शन अंडरगो करने की। रिवाइज करा रही हूं, लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था, ठीक है। चलिए अब बेटा इसके बाद मैंने बताया था क्या कि भैया यूजुअली आप पढ़ेंगे कि बुक्स के अंदर आपको ई नहीं दे रखा, माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दे रखा, आपको ई नॉट दे रखा है, मतलब ई के ऊपर नॉट लगा रखा है। तो मैम ये नॉट क्यों आता है ना, ई के ऊपर ये गोला क्यों आ रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। किसको रिप्रेजेंट करता है एवरीवन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम मेजर करते हैं कहां पर एवरीवन, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है, राइट। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज बेसिकली मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज बेसिकली नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं बात करूं आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बेटा हमने बोला ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर रहे हो। सबसे बड़ा सवाल क्या है मैम, व्हाट आर दी स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है बेटा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन से हमारा मतलब है कि बच्चों टेम्परेचर जो है वो होगा क्या, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बच्चों अपना टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करोगे 25 प्लस 273 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा, ठीक है, राइट। प्रेशर जो है बेटा, प्रेशर कितना होता है आपका, 1 बार या 1 ATM होता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था कि जरूरी नहीं है तुम्हारा मेटल आयन हाफ सेल ही एग्जिस्ट करे, तुम्हारा गैस आयन हाफ सेल भी एग्जिस्ट कर सकता है। और गैस आयन हाफ सेल जिसका एग्जांपल है आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मेरा नेक्स्ट ही टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाली हूं आज, ठीक है, स्टार्ट मैं वहीं से करूंगी। तो वहां पर हम देखते हैं कि उस हाफ सेल में या उस इलेक्ट्रोड में आप बाहर से गैस भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर कर रहे हैं, तो कंडीशन ये होती है कि जिस गैस को आप बाहर से सप्लाई करेंगे, है ना, राइट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो बाहर से हाइड्रोजन गैस आप सप्लाई कर रहे हैं, दैट गैस शुड बी सप्लाइड एट अ प्रेशर ऑफ ईदर 1 एटमॉस्फेयर, जिसको आप बोल सकते हैं 1 ATM, ठीक है, या फिर आपका प्रेशर होना चाहिए कितना बच्चों, 1 बार, ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेनियल सेल में आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट था, रिडक्शन हाफ सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट था, राइट। तो इन इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए बेटा, दैट शुड बी 1 मोलर। कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए एवरीवन, द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। अच्छा अब बेटा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, किसकी मेरा बच्चा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच हैज बीन मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो बेटा वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह 2 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है एवरीवन, 2 तरीके का हो सकता है। एक है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसे कैसे डिनोट करोगे बेटा, E नॉट SOP से। किसे डिनोट करोगे एवरीवन, E नॉट SOP से, ठीक है। वहीं आपका बेटा दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको आप बोलते हो क्या, E नॉट SRP। क्या बोलते हो, E नॉट SRP। एम आई क्लियर एवरीवन, बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा, देखो सेम ही है ना जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, बस ये लगा लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसको तुमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करा है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल जिसको तुमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट। अच्छा मैम अगेन इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब अगर मेरे पास 2 हाफ सेल्स हैं या 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और उन दोनों का मेरे को सपोज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है ना, तो मैम मैं क्या उससे कंक्लूजन निकालूंगा, तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर तेरे को 2 हाफ सेल्स या 2 इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो बेटा जिस इलेक्ट्रोड का याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है
है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट एसओपी राइट इज बेसिकली द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्लियर? सिमिलरली एसआरपी का क्या मतलब है बेटा, वही है, इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, चलिए आगे आपको समझ आती जाएंगी चीजें। ओके, चलो 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 आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेटा, मैंने बताया था तुमको बहुत आसानी से कि भैया अगर तुम याद करो जरा तुम्हारा डेनियल सेल, ओके, लेट्स जस्ट रिमेंबर डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था, एक रिडक्शन हाफ सेल था। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मैंने बोला था क्या डेवलप हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। देखो बहुत सिंपल है, वहां पर अगर तुम याद करो तो जिंक इलेक्ट्रोड था और ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन एक्टिव आयन कौन था, Zn2+ था कि नहीं था? था। ठीक है, तो बेटा वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा था, है ना। हो क्या रहा था बेटा, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी Zn2+ में, याद करो, यस और नो, हो रही थी कि नहीं हो रही थी, राइट। तो तुम उस पर्टिकुलर हाफ सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, E0 Z से Zn2+। Z से Zn2+ क्या दिखा रहा है बेटा, कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहां पर ये बीच में डंडा क्यों आया, क्योंकि जिंक सॉलिड था, Zn2+ एक्वस था, फिजिकल स्टेट में डिफरेंस था। ठीक है, अच्छा ये क्या है तुम्हारा बेटा, जाहिर सी बात है Zn से Zn2+ जा रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एसओपी को। ठीक है बेटा, राइट। अच्छा अगर हम एसओपी की बात करें, किसका बेटा जी, आपकी जिंक इलेक्ट्रोड का, है ना, किसका मेरा बच्चा, आपकी जिंक इलेक्ट्रोड का। ठीक है, राइट राइट। तो बेटा देखो यहां पर अगर मैं बात करूं एसओपी, है ना, एसओपी किसका, आपकी जिंक इलेक्ट्रोड का। तो देखो अगर आपको एसओपी पता है ना, आप एसआरपी भी आसानी से क्या कर सकते हैं, एवरीवन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से एवरीवन निकाल सकते हैं। ठीक है, एसओपी होता है आपका प्लस 0.76 वोल्ट। क्या होता है बेटा, प्लस 0.76 वोल्ट। ठीक है मेरा बच्चा, राइट। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, वही अगर हम बात करें बेटा जी आपका रिडक्शन हाफ सेल का, है ना, डेनियल सेल में एक रिडक्शन हाफ सेल भी होता है बेटा। अब देखो वहां अगर आपका रिडक्शन हो रहा है तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होता है बेटा, वहां पर कॉपर 2+ हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर, है ना, यही होता है +2 से 0 मतलब रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने बताया था लास्ट क्लास पे, आपके एसआरपी को। अब देखिए ये एसओपी है, ये एसआरपी है। मैम अगर हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का एसओपी पता है तो क्या हम उसका एसआरपी भी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं बेटा। याद रखना एज पर IUPAC, ओके, एज पर IUPAC किसके अकॉर्डिंग बेटा, एज पर IUPAC क्या है बेटा, आपका जो एसओपी है वो नेगेटिव है किसका, एसआरपी का, राइट। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आपका जो एसआरपी है वो नेगेटिव है किसका, एसओपी का, राइट। मतलब ये आपकी जो जिंक इलेक्ट्रोड है, अगर आप इसका एसओपी आपको पता है और आप एसआरपी निकालना चाहते हैं, है ना, देखो पहले एसआरपी में क्या होगा, नीचे है ये उल्टा हो जाएगा, है ना, मतलब ये हो जाएगा जिंक 2+ से जिंक, राइट। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, -0.76 वोल्ट। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है? ठीक है, वैसे ही आपका एसआरपी है, मैंने बोला कि भैया इसका एसओपी बताओ, तो एसओपी के लिए पहले नीचे वाली चीज उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉपर से कॉपर 2+, है ना, तो साइन भी क्या हो गया, उल्टा, राइट। क्या हो गया, -0.34 वोल्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? क्या हो जाएगा, -0.34 वोल्ट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, राइट। अच्छा अब हमने रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया है। अब अगर हम बात करें ईएमएफ ऑफ द सेल, जो मैंने लास्ट क्लास पे सिखा दिया था, अगेन थोड़ा सा रिवीजन करवाना पड़ता है, आपको याद नहीं रहता है, इसलिए 15 मिनट मैंने रिवीजन को दिया है ताकि आपको चीजें याद आए। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो भाई जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तुम चाहो तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, तुम चाहो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दो, तुम्हें दोनों की वैल्यू पता है,
ठीक है, राइट। ये तुम्हारा रिडक्शन हाफ सेल है गैल्वेनिक सेल में। यहां भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन इट कुड बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट कुड बी रिडक्शन पोटेंशियल, डजंट मैटर। ओके, राइट। तो अब बेटा जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किस किस का बेटा, रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। कब? जब सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, वो सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है बेटा, राइट। अब देखो, अगर मैंने सपोज बात करी किसकी, तुम्हारे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की और रिडक्शन हाफ सेल की, ठीक है, ठीक है। अगर मैं दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं आपके डेनियल सेल में, है ना, तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जो है तुम्हारे ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इतना है, ओके, रिडक्शन हाफ सेल का इतना है, एसआरपी, यस और नो, ठीक है। तो अगर तुम एसआरपी ऑफ योर रिडक्शन हाफ सेल विच इज बेसिकली कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी अनोड करते हो, तो जो डिफरेंस आएगा वही क्या है बेटा, आपके सेल का ईएमएफ है। ठीक है, राइट, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ईएमएफ क्या होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ एनोड। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम आपने कैथोड माइनस एनोड क्यों किया, एनोड माइनस कैथोड क्यों नहीं किया। बहुत सिंपल है बेटा, कैथोड का एसआरपी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो हमेशा ही हायर माइनस लोअर होता है, इसलिए हमने ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एनोड करा है, मतलब ई नॉट एसआरपी ऑफ रिडक्शन हाफ सेल माइनस ऑक्सीडेशन हाफ सेल करा है ना। तो तुम बोलोगे मैम ये तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बताया, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बताओगे तो मैम एनोड की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैं बोलूंगी हाँ, मैं तो मना ही नहीं कर रही। ठीक है, मतलब क्या कि आप चाहो तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, क्या, ई नॉट एसओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट एसओपी ऑफ कैथोड। ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो 1% की कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, राइट। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा एनोड का ज्यादा होता है, राइट। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में आप ईएमएफ लिख रहे हो, राइट, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में क्या लिख रहे हो, ईएमएफ लिख रहे हो, तो दैट विल बी ई नॉट एसओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट एसओपी ऑफ कैथोड। ओके, वही अगर आप जो है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिख रहे हो तो फिर कैथोड माइनस एनोड करो। दिस इज द थिंग, दैट्स इट। ओके, चलिए अब बेटा ध्यान से सुनिए, अगर हम ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड की बात करें, सपोज अगर हम डेनियल सेल लेते हैं ना, तो मैंने अभी आपको चीजें लिखवाई हैं, उनको मैं दोबारा लिख रही हूं। डेनियल सेल, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ई नॉट एसआरपी की बात करूं आपका किसका, कैथोड का, तो बेटा कैथोड पर तो कॉपर था ना, है ना, राइट। या फिर आपकी बात करूं ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर का, अभी आपने पीछे ही निकाला कितना था, प्लस 0.34 वोल्ट था कि नहीं था, राइट। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका बेटा, एनोड का, क्या था, -0.76 वोल्ट। क्लियर है? ये क्या है आपके ई नॉट एसआरपी किसका बेटा, कैथोड का और एनोड का। ये है आपकी कैथोड, ये है क्या आपकी एनोड। अच्छे से समझा चुकी हूँ, क्लियर है? तो वैल्यूज पुट करिए भैया, ये कितना है बेटा, ये है 0.34, माइनस करोगे क्या, -0.76, तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 1.1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस 1.1 वोल्ट आ जाएगा। यस और नो एवरीवन? ओके, राइट। सिमिलरली देखो यहां पर एसओपी है, ये तो देखो तुम्हारे एसआरपी है, अगर तुम्हें एसओपी लिखना है तो इनकी उल्टी वैल्यूज हो जाएगी ना, है ना, राइट। मतलब क्या कि अगर मैं यहां पर ई नॉट एसओपी लिखती हूं, ठीक है, तो कैथोड का क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉपर से कॉपर 2+, कितना बेटा, -0.34 वोल्ट, राइट। और ई नॉट जिंक से जिंक 2+, ठीक है, ये किसका है, एनोड का। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 0.76 वोल्ट। करो पुट, एसओपी ऑफ एनोड कितना है बेटा, प्लस 0.76 वोल्ट है, पुट करो, प्लस 0.76 माइनस 0.34, तो क्या हो गया, प्लस 1.1 वोल्ट निकल के आ गया। ओके, सो ये सारी हमारी ईएमएफ निकालने के तरीके हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बोथ आर एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
कूल. सो नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन राइट हियर बेटा. तो ये बोल रहा है कि हमको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है सेल का, मतलब वही ई नॉट सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है. ठीक है, राइट. ईएमएफ को जो है ना आप लोग ई नॉट सेल भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ बुक में ऐसे दिया जाएगा आपको. ई नॉट सेल बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी ईएमएफ ऑफ द सेल. ओके, तो यहाँ भी आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, माने क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है. कब, जब हमने दो इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करा है एवरीवन. ओके, सो दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स, यू कैन सी राइट हियर. फाइन. अच्छा, अब मैम यहाँ पर हमको दे रखा है क्या, ई नॉट जिंक 2 प्लस से जिंक, मतलब मैम एसआरपी दे रखा है क्योंकि जिंक 2 प्लस से जिंक जा रहा है. कितनी वैल्यू दे रखी है मैम, -0.76 वोल्ट दे रखी है. वही अगर मैं बात करूं बेटा आपकी एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम का भी क्या दे रखा है बेटा आपको, एसआरपी कितना दे रखा है, -1.66 वोल्ट दे रखा है. कितना दे रखा है, -1.66 वोल्ट दे रखा है. ओके, अच्छा, अब मैम यहां पर हम लोगों को नहीं बताया कि कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड है, कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड है. हमें बस उनके एसआरपी दिए, हम खुद पहचानेंगे कि मैम कौन कैथोड है कौन एनोड है. हमेशा याद रखना कैथोड की रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हमेशा ही उसका एसआरपी ज्यादा होता है. माने इन दोनों में से जिसका एसआरपी ज्यादा है वो क्या एक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली कैथोड एक्ट करेगा, माने आपका रिडक्शन हाफ सेल एक्ट करेगा. अब ये सोचोगे तुम, हो भी तो बुद्धूराम ना, कि मैम हमारे पास 0.76 है और मैम 1.66 है. मैम मैं तो बच्चा ही बता देगा कि 1.66 जो है वो 0.76 से क्या होता है मैम, ज्यादा होता है. दिक्कत क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट हियर. द प्रॉब्लम इज भाई अगर नेगेटिव आता है ना तो छोटी वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वो जीरो के ज्यादा क्लोज होती है. ठीक है, तो मतलब -0.76 की वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, मतलब ऊपर वाला कैथोड एक्ट करेगा, नीचे वाला एनोड एक्ट करेगा. एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, सो ऊपर वाला क्या एक्ट कर देगा आपका, कैथोड एक्ट कर देगा. ठीक है जी, नीचे वाला क्या एक्ट कर देगा बेटा आपका, एनोड एक्ट कर देगा. इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके, चलिए आ जाइए बेटा यहाँ पर. तो अब अगर मैं ई नॉट सेल निकालूं, है ना, तो ई नॉट सेल क्या होगा बेटा, ई नॉट एसआरपी ऑफ योर कैथोड. ओके, ई नॉट एसआरपी ऑफ योर कैथोड माइनस क्या बेटा, माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ योर एनोड. राइट, अब कैथोड के एसआरपी की अगर हम बात करें बेटा, तो कैथोड का एसआरपी कितना है, दिस इज -0.76. राइट, और इसका कितना है बेटा, -1.66. ओके, सो इट इज -0.76 प्लस 1.66. ओके, राइट, फाइन. सो यू कैन कैलकुलेट दिस इन वोल्ट्स, और वही क्या हो जाएगा बेटा, वही हो जाएगा आपका ई नॉट सेल. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो इट इज 1.66 माइनस 0.76. राइट, सो आई गेस 0.9 आ रहा होगा आप सबका भी. फाइन, सो 0.9 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल है यार इसके क्वेश्चंस, तो मतलब very simple questions. Okay, so now let's come to the another question right here everyone. So the other question is the standard electrode potentials of the two half cells are given below. मतलब दो हाफ सेल या दो इलेक्ट्रोड्स के हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यहाँ पर दे रखे हैं. हमें वोल्टेज निकालनी है सेल की. ठीक है, जब भी याद रखना वोल्टेज ऑफ द सेल पूछ रहा है, मतलब ईएमएफ पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है, ईएमएफ. चाहे वोल्टेज ऑफ द सेल लिखे, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल लिखे. ओके, चाहे ई नॉट ऑफ द सेल लिखे, चाहे ईएमएफ ऑफ द सेल लिखे, सेम ही चीज है. हर केस में वही लगाना है, ई नॉट एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एसआरपी ऑफ एनोड. Am I clear everyone? Okay, so now the standard electrode potential of the two half cells are given below. दो हाफ सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं. अच्छा देखो बेटा, एक चीज ना हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे को दे रखा है रिडक्शन रिएक्शन और उसके सामने कोई ई नॉट वैल्यू लिखी है, तो समझ जाना जो ई नॉट वैल्यू दी गई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है. इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्या बोला है मैंने? बोला है कि भैया अगर हमको, है ना, अगर हमको जो है यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन दिया गया है और उसके आगे कोई ई नॉट की वैल्यू दी गई है, तो दैट ई नॉट वैल्यू बेसिकली रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एम आई क्लियर?
ओके ये बात सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी, एज सिंपल एज दैट। ओके अच्छा, अब मैम यहां पर अगर मैं देखूं तो एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो मतलब ये भी एसआरपी रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला भी मैम रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैम? एसआरपी। अब मैम दोनों में से जिसका एसआरपी ज्यादा है वो क्या एक्ट करेगा मैम? कैथोड एक्ट करेगा, और दूसरा वाला अल्टीमेटली क्या एक्ट करेगा मैम? एनोड एक्ट करेगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाला will act as a cathode because उसका SRP ज्यादा है, राइट, एंड नीचे वाला will act as anode क्योंकि उसका SRP कम है, राइट। तो अब अगर आप E नॉट सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? E नॉट SRP किसका बेटा? कैथोड का, माइनस E नॉट SRP किसका मेरा बच्चा? एनोड का। ठीक है, E नॉट SOP ऑफ कैथोड की बात करो बेटा तो ये कितना है? -0.25 है, राइट, माइनस ऑफ -0.77 है। ओके सो ये हो गया क्या मेरा बच्चा? ये हो गया आपका -0.25 प्लस 0.77, ओके, प्लस 0.77, ओके। सब्ट्रैक्ट कर लोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, प्लस 0.52 आएगा। कितना आ जाएगा बेटा? प्लस 0.52 वोल्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी सीम्स टू बी करेक्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस तरीके से आप लोग ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना तो अब आई एम डेफिनेटली श्योर सीख गए होंगे, है ना जी? डेफिनेटली क्या कर गए होंगे? सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मैम अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती क्या है? ठीक है, देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज नथिंग, एक तरीके का हाफ सेल ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेनियल सेल में तुमने जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में डिप किया था, राइट, दैट वाज अ हाफ सेल व्हिच वाज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। और तुमने कॉपर इलेक्ट्रोड को जो है CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में डिप किया था, दैट वाज बेसिकली अ रिडक्शन हाफ सेल। तो जैसे वो एक हाफ सेल था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी क्या है? एक तरीके का हाफ सेल ही है, एक तरीके की इलेक्ट्रोड ही है। क्लियर, राइट। सो इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ हाफ सेल। या तो आप बोल दो कि भैया एक प्रकार का हाफ सेल है, या फिर बोल दो एक प्रकार की क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है बच्चों? एक प्रकार की इलेक्ट्रोड है। बहुत सिंपल सी चीज है ना। लेकिन खासियत क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बेटा? इसकी खासियत है कि मेरा बच्चा इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो फिक्स होता है, वो प्रीडिफाइंड होता है। क्लियर है? ओके, राइट। सो इट बेसिकली हैज अ प्रीडिफाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और इसको आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए दूसरी इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है भाई, किसी और हाफ सेल का या किसी और इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो किसके माध्यम से निकाल सकते हो एवरीवन? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के माध्यम से निकाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, हमारे सिलेबस में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है बेटा? दैट इज महिला। महिला बोले तो क्या? शी। ठीक है, जस्ट किडिंग एवरीवन, द फुल फॉर्म ऑफ शी इज बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होती है मैम शी? क्या होती है मैम हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? आ जाइए भैया, दिखाते हैं आपको महिला कैसी दिखती हैं। वैसे तो सुंदर ही दिखती हैं सारी महिलाएं, लेकिन फिर भी आ जाइए दिखाते हैं आपको शी के बारे में। तो ये है अपनी शी बेटा जी, यानी अपनी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके ओके जी, अब शी के अंदर ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है भाई 1 मोलर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। कोई भी 1 मोलर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हैं। सपोज हमने जो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है दैट इज 1 मोलर HCl। क्या ले लिया है? 1 मोलर HCl ले लिया है बेटा। ओके, सो वी बेसिकली हैव 1 मोलर HCl, राइट। अब 1 मोलर HCl के अंदर H प्लस कितना होगा? देखो बेटा, अगर मैं बात करूं 1 मोलर HCl के अंदर तो उसके अंदर 1 मोलर ही H प्लस है, 1 मोलर ही Cl माइनस है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिखाई है चीजें। ओके, तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास है 1 मोलर ऑफ H प्लस आयंस। ओके, वी हैव 1 मोलर ऑफ H प्लस आयंस। ये बात क्लियर है सबको बेटा? अच्छा, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं बेटा? इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक उल्टी यू ट्यूब, है ना। सबने टेस्ट ट्यूब देखी है? एक यूट्यूब ने टेस्ट ट्यूब, सबने टेस्ट ट्यूब देखी है बेटा, है ना। टेस्ट ट्यूब को जरा उल्टा कर दो, ऐसी दिखेगी, है ना, और उसको साइड से थोड़ा सा तोड़ दो।
राइट अब साइड से क्यों तोड़ रहे हो बेटा? साइड से इसलिए तोड़ रहे हो बिकॉज इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो है तुमको डालनी है क्या बेटा, एक एटीएम पर या एक बार प्रेशर पर H2 गैस। क्या डालनी है बेटा? एक एटीएम या एक बार प्रेशर पर H2 गैस डालनी है। क्लियर है बेटा जी? बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, राइट। अच्छा क्या प्रेजेंट होगा मैम इस इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा? एक तो होगी तुम्हारी प्लैटिनियम वायर, ये ऊपर से क्या आ रही है तुम्हारी? प्लैटिनियम वायर आ रही है। क्लियर है? इस प्लैटिनियम वायर के नीचे जो है हम एक पीस लगा देंगे, किसका बेटा? प्लैटिनियम सॉलिड का। किसका पीस लगा दिया है तुमने? प्लैटिनियम सॉलिड का। ये बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा इस प्लैटिनियम सॉलिड के ऊपर जो है बेटा, ध्यान से सुनना, इस प्लैटिनियम सॉलिड के ऊपर जो है बच्चा कोटिंग होगी, किसकी? प्लैटिनियम ब्लैक की। किसकी कोटिंग होगी बेटा इसके ऊपर? लिख लो, प्लैटिनियम ब्लैक की। ओके प्लैटिनियम ब्लैक की क्या हो जाएगी? कोटिंग हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये क्या है? आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसकी खासियत पता है क्या है? इसकी रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोड जो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी एक्ट कर सकती है ना, माने इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है। और यही इलेक्ट्रोड जो है तुम्हारा रिडक्शन हाफ सेल भी एक्ट कर सकती है, माने इसमें जो है पुत्र रिडक्शन भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? बोलो ये जो इलेक्ट्रोड है क्या क्या एक्ट कर सकती है मैम? इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिडक्शन हाफ सेल। ये जो है हमारी रिडक्शन हाफ सेल भी एक्ट कर सकती है, ठीक है भाई। तो क्या लिख रहे हैं मैम? सबसे पहली चीज तो हम लिख रहे हैं, अरे भाई ये क्या भड़कीला कलर आया है यार, अपने को नहीं पसंद, इसको चेंज करेंगे यार पहले। चलो इसको चेंज करना पड़ेगा, अब ठीक है ना, ब्लैक पर्सनालिटी है तो वही देखेंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे? पहली चीज बेटा, शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। क्या है बेटा? ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। पहली बात तो क्या है मैम? शी यानी महिला एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। दैट मीन्स बेटा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड को हाईलाइट कर लो। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि मैम ये कैथोड भी एक्ट कर सकती है। कैथोड एक्ट कर सकती है मतलब क्या कि मैम दिस हाफ सेल कैन एक्ट एज अ रिडक्शन हाफ सेल, है ना, रिडक्शन हाफ सेल भी एक्ट कर सकती है मैम, राइट। एट द सेम टाइम मैम ये एनोड भी एक्ट कर सकती है। एनोड भी एक्ट कर सकती है से हमारा मतलब क्या है कि ये जो है यानी महिला जो है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी जो है एक्ट कर सकती है। क्या एक्ट कर सकती है मेरा बच्चा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी जो है ये महिला एक्ट कर सकती है ना। अब फर्क आता है कि मैम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में रिएक्शन तो अलग अलग होगा ना। यस अलग अलग होगा। देखो यहां पर ना बेटा दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ध्यान से सुन। या तो जो ये तेरा H2 है यानी हाइड्रोजन गैस है ये H+ में चेंज हो, है ना, राइट। ये होता है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये होता है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन किसके सरफेस पे होगा बेटा? प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड के सरफेस पे होगा, विच इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। अगर तू याद कर जिंक इलेक्ट्रोड एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड थी। तूने जो है अपना गैल्वेनिक सेल देखा था, वहां पर जो है जिंक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन होता है, जिंक इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रही थी। जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज बेसिकली अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। यहां जो तेरी प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड तू यूज कर रहा है दिस इज बेसिकली एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। लिखना है तो लिख ले Pt सॉलिड प्लस के ऊपर जो तेरी ये प्लैटिनियम ब्लैक की कोटिंग है ना, क्या एक्ट कर रही है? ये तेरी इनर्ट इलेक्ट्रोड एक्ट कर रही है। पहली बात तो क्या एक्ट कर रही है? इनर्ट इलेक्ट्रोड, माने इसके सरफेस पर रिएक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो H2 किस में कन्वर्ट होगा? H+ में, है ना, राइट। मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक्ट करती है तो क्या होगा बेटा? ये होगा कि H2 गैस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड to 2H+ by the loss of 2 इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर बेटा? राइट ओके। अब आयन है तो उसके बगल में हम एक्वस स्टेट लिख देते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर सपोज आपको यहाँ पर जो है इसको ऐसे दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो।
2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो हाफ H2 गैस फॉर्मिंग H प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी दिखा सकते हो। क्लियर है, राइट, ओके। ये रिएक्शन हो जाएगा आपकी इनर्ट प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड पर। अगर आपकी जो शी है यानी महिला जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक्ट करती है, ओके। वही अगर आपकी शी यानी महिला रिडक्शन हाफ सेल एक्ट करती है तो उसका उल्टा होगा, क्या कि भैया एसिड के अंदर H प्लस तो है ही ना, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, मतलब रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि 2H प्लस एक्वस फ्रॉम एसिड will gain 2 electrons and will get converted into H2 gas, okay। और क्या लिख सकते हो बेटा, वही हाफ से आप जो है डिवाइड कर सकते हो, तो क्या होगा H प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाफ H2 गैस, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों जो है हमारे सही रिप्रेजेंटेशन माने जाएंगे या होंगे। ठीक है बेटा, अच्छा अब अगर ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये हमारा एज अ कैथोड एक्ट कर रही है ना, और मैं बोलूं कि भैया SRP इसका जो है रिप्रेजेंट करके लिखो, तो SRP कैसे लिखोगे? अगर इसका SRP लिखते हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पर पहले तो क्या आएगा बेटा आपका H प्लस, फिर आएगा H2, फिर आएगा क्या आपका प्लैटिनियम, ओके। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है SRP किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है भाई, H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है और किसके सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है, प्लैटिनियम। मैंने हमेशा बताया कि प्लैटिनियम हमेशा कॉर्नर पे लिखा जाता है। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी होगी तो मुझे नहीं लगता इस रिप्रेजेंटेशन में उसको कोई दिक्कत, समस्या या परेशानी आ रही होगी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्लैटिनियम जो है बेटा उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्नर पर ही लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्नर पर ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप SOP लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो भैया कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, H2 H प्लस और कोने पे क्या लिख दिया, प्लैटिनियम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, SOP को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, SOP को। इज इट क्लियर एवरीवन, राइट। अच्छा अब मैंने बोला था कि इसका एक प्री डिफाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और वो होता है 0 वोल्ट, है ना। याद रखना कि भैया अगर कोई तुमसे पूछे SRP या SOP कितना होता है, शी का 0 वोल्ट होता है ना। तो अब अगर अपन यहाँ पे लिख रहे हैं H प्लस H2PT फिक्स है, हमेशा फिक्स रहेगा, कितना होता है बेटा, लिख लो, ये हमेशा फिक्स है। कितना होता है पुत्र, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। फाइन, तो आई होप शी यानी महिला सबको क्लियर हो गई होगी। अब एक लाइन और मैम ने यहां लिखी थी कि भाई शी को यूज करा जाता है क्या करने के लिए बेटा, दूसरे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करा जाता है। क्या करा जाता है बेटा, शी को दूसरे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज करा जाता है। तो मैं वही सिखा रही हूँ आपको कि कैसे महिला को यूज करा जाता है। यार ये थोड़ा डबल मीनिंग हो गया, माफ करना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, हम ऐसे बातें नहीं करते, सॉरी। चलिए अब हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, सपोज मेरे को ना जिंक इलेक्ट्रोड मतलब क्या कि जिंक की इलेक्ट्रोड को मैंने ZnSO4 में डिप कर दिया है ना, और मुझे इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना। तो मैं इसको शी के माध्यम से निकाल सकती हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पर जिंक हाफ सेल लगा दिया, यहाँ पर शी लगा दिया, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया। दोनों की इलेक्ट्रोड्स को जो है वोल्ट मीटर से जो है मैंने क्या करा है बेटा, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, राइट। फिर मैंने क्या करा बेटा, करंट जो है ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल है ना। यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट फ्लो करते ही ये देखा गया कि भैया ये जो वोल्ट मीटर है ना वो रीडिंग दिखा रहा था कितनी, 0.76 वोल्ट, मतलब इस सेल की वोल्टेज यानी इस सेल का EMF कितना आ गया, 0.76 वोल्ट। अब बेटा अगर ये गैल्वेनिक सेल है ना, तो देखो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होती है ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि भैया जिंक जो है वो टूट के Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक ने जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे वो शी पे जा रहे होंगे, शी रिडक्शन हाफ सेल एक्ट कर रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा होगा। और मैंने बताया जब शी रिडक्शन हाफ सेल एक्ट करता है तो उसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये होता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H2 गैस। क्लियर है, तो ये ओवरऑल हो रहा है बेटा।
ठीक है, राइट, ये ओवरऑल हो रहा है। अब मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करूं तो बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया था ना कि भैया जिंक सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2+ एक्वस, ये क्या है आपका एनोड है। एनोड के बाद क्या आता है, सॉल्ट ब्रिज आता है। फिर बेटा सॉल्ट ब्रिज के बगल में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का आयन ही आता है, तो क्या लिख दिया H+ एक्वस, फिर यहाँ लिख दिया क्या H2 गैस, और यहाँ क्या लिख दिया बेटा प्लैटिनियम सॉलिड। ये हो गया आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और अगर आप इस सेल का अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को ईएमएफ बताओ, क्या बताओ ईएमएफ, है ना, तो आप बोलोगे कि मैम ईएमएफ होता है E0 SRP किसका मैम, कैथोड का, क्लियर है, माइनस क्या करोगे E0 SRP किसका, एनोड का, है ना, माइनस क्या कर दोगे E0 SRP किसका, एनोड का। अच्छा, अब E0 SRP ऑफ कैथोड जो है बेटा अगर लिखना है तो कैथोड कौन है तुम्हारी, शी है ना, तो क्या हो जाएगा, SRP लिखना सिखाया था ना बेटा H+ H2PT माइनस E0 जिंक 2+ से जिंक, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, ये तो फिक्स है, 0 आ रहा है, 0 वोल्ट होता है ना, प्री डिफाइंड है। और इस सेल का ईएमएफ तूने निकाल ही लिया, कितना आ रहा है 0.76 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 0.76 वोल्ट आ रहा है, माइनस क्या हो गया E0 जिंक 2+ से क्या बेटा जिंक, देयरफॉर यहां से जो है E0 जिंक 2+ से जिंक क्या होगा बेटा -0.76 वोल्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है, राइट। तो मतलब तूने क्या करा, तूने जिंक इलेक्ट्रोड यानी इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया, कितना -0.76 वोल्ट। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो मतलब इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुझे नहीं पता था, तूने किसके माध्यम से निकाला, शी, क्योंकि शी का फिक्स है, हमेशा 0 होता है ना। तो ओवरऑल वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो पूरे सेल का ईएमएफ आएगा, शी का तेरे को पता है, वोल्ट मीटर का तेरे को पता है, तो दूसरा निकाल लिया तूने। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई रिडक्शन हाफ सेल होता तो तू शी को एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज कर सकता था, और क्या करता बेटा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता था, एज सिंपल एज दैट, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, बस ये समझो कि यहाँ बहुत सारे हाफ सेल्स या बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन रिएक्शंस दे रखे हैं और उसके बगल में उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है ना, राइट। पहले नेगेटिव है, फिर वैल्यू कम नेगेटिव हो रही है, फिर 0 हो रही है, कौन आ रही है तुम्हारी शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर वैल्यूज पॉजिटिव होती जा रही हैं एसआरपी की, ठीक है। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को जो है लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है, एज सिंपल एज दैट, ओके। अब बेटा शी को याद करने का तरीका क्या है ना, वैसे तो शी भूली नहीं जाती है, सबको शी याद रहती है ना, महिला सबको याद रहती है अपनी वाली, है ना, पसंदीदा औरत सबको याद रहती है, ओके। लेकिन मम्मी भी हो सकती है, तुम्हारी सोच गंदी है बेटा। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शी को याद रखने, शी कह रही हूँ यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, है ना। शी तो सबको याद रहती है, 0 वोल्ट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, ट्रिक है लेकर भारत सरकार का नाम मांगे ऑल मिनरल वाटर, है ना। तो लेकर से आ गया लिथियम, ओके, कर से आ गया बेटा, ले से आ गया लिथियम, कर से आ गया पोटेशियम, भारत से आ गया बेरियम, सरकार से स्क्रॉन्शियम, ठीक है, का मतलब सीए का, ओके। कौन आ गया, कैल्शियम, नाम से सोडियम, मांगे से मैग्नीशियम, ऑल से एल्यूमिनियम, मिनरल से मैंगनीज और वाटर से H2O। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, जिद करो फिर सामने सीएम डीएम कोई नहीं सुनने वाला बस प्रभु है। देखो जिद ऐसी करो कि भैया सीएम डीएम भी तुमसे डरने लगे, उनकी भी ऐसे होए कि अरे भाई इसकी बात तो माननी पड़ेगी वरना नौकरी जाएगी, ठीक है, राइट। लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो फिर ऊपर वाला ही है, इसके अलावा कोई सहारा है नहीं जिंदगी में तुम्हारा, तो वहीं से हमने इसको बनाया है, ओके। तो जिद करो मतलब जिंक क्रोमियम, फिर सामने, है ना, फिर सामने सीएम डीएम चाहे कोई भी हो, तो बेटा फिर होगा हमारा क्रोमियम, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, है ना, कोई से कोबाल्ट, नहीं से अपना निकल, सुनने वाला से अपना Sn, ठीक है, प्रभु से अपना Pb, है से अपना H2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक फेंक कर पानी मिल रहा है ओके। तो क्यू से आ गया कॉपर, इंडिया से जो है हमारा आ गया I2, आगे से आ गया सिल्वर, होंगे से आ गया मर्क्यूरी,
ठीक है, पटना से आ गया प्लैटिनियम, और से आ गया O2, कलकत्ता से आ गया अपना Cl2, गोल्ड से आ गया Au, ठीक है, और फैके से आ गया हमारा F2। फाइन, तो यहाँ पर हमने जो है सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स लिख ली हैं। ठीक है, याद रखना कि भैया जो हमारा H2 है उसका जो E0 SRP है वो होता है 0 वोल्ट। कितना होता है? 0 वोल्ट। उसके ऊपर जितने भी हैं, है ना, उसके ऊपर जितने भी हैं उनका जो E0 SRP है क्या होगा एवरीवन? नेगेटिव होगा। क्या होगा E0 SRP बेटा जी? नेगेटिव होगा। और उसके नीचे वाले जितने भी हैं, है ना, उनका जो E0 SRP है मेरा बच्चा, E0 SRP विल बी पॉजिटिव। क्या होगा? E0 SRP पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, क्या होगा? E0 SRP पॉजिटिव होगा। ओके, तो लिथियम से जैसे जैसे आप F2 तक मूव करते हैं SRP बढ़ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन क्या कर रही है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लिथियम से लेकर Pb तक E0 SRP नेगेटिव है, H2 का 0 है, और कॉपर से लेकर F2 तक अगर मैं बात करूं SRP क्या है? पॉजिटिव है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फाइन, ओके। अब बेटा अगर हम पढ़े आगे तो क्या क्वेश्चन ये आएगा कि जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट्स का नाम तूने रट लिया, लिख दे। नहीं भी रटेगा तो भी चल जाएगा एक बार को, राइट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया उसकी एप्लीकेशन तेरे को आती हैं या नहीं आती। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन ये है कि आप जो है ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स दे रखी हैं तो उनमें से किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है या किसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। दैट मीन्स पहली एप्लीकेशन जो है, मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से क्या बता सकते हैं कि कौन ज्यादा मेटालिक है या कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है। ओके फाइन, देखो बेटा अगर SRP बढ़ेगा, है ना, SRP अगर बढ़ेगा तो भैया टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन भी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन बढ़ रही है इसका मतलब क्या कि भैया गेन करने की चाहत इलेक्ट्रॉन को बढ़ रही है ना। टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन इंक्रीजेस मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। ये बात याद रखना, रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या करेगी मेरा पुत्र? इंक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। अगर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा तो बेटा इसका मतलब क्या है कि भैया नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, है ना। और तुमको पता है जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि मोर इज द SRP, जितना ज्यादा SRP होगा उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। यानी SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर। माने दो तुमको जो है यहाँ पर एलिमेंट दे दिया जाए, उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे दिया जाए, तो जिसका SRP ज्यादा है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, राइट। वहीं अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर की तो बेटा देखो, मोर इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, लेसर इज द मेटालिक कैरेक्टर, है ना। तो अगर SRP ज्यादा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ज्यादा होगा लेकिन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। क्या होगा? SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मेटालिक कैरेक्टर के। एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन। पहले वाली तो इतनी जरूरी नहीं है, इससे मैं नहीं बोल रही कि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इट्स अ नॉट दैट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, लेकिन जो अगली मैं बता रही हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बिल्कुल ध्यान देना है इस पे हमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बिल्कुल ही अच्छे से जो है समझनी है और क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा कि अगर आपको SRP या SOPs की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर का हमारा साफ साफ मतलब यही होता है ना। आज से कहीं भी पढ़ो, लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज करने की पावर, माने क्या? एक्ट करने की पावर बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या? दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, माने कौन ज्यादा बेहतर क्या है?
रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या बेटा, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, रिड्यूसिंग पावर की, सो रिड्यूसिंग पावर मीन्स who is basically acting as a better reducing agent. Am I clear? Who is acting as a better reducing agent? I hope this point is clear everyone. ये बात सबको clear होगी, ठीक है। चलिए अब बेटा अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर की, तो देखिए बेटा अगर आपका SRP इंक्रीज करता है, SRP इंक्रीजेस, है ना, याद रखना अगर आपका SRP बढ़ता है तो टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन बढ़ती ही है। इसी के साथ साथ बेटा अगर किसी की खुद रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो उसके दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी क्या करती है एवरीवन, इंक्रीज करती है। मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन दूसरे क्या करवाने की, है ना, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर उसकी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रही है, माने वो ज्यादा बेहतर क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो इसका मतलब जिसका SRP ज्यादा है वो ज्यादा बेहतर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो लिख लो SRP, ओके, SRP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या है बेटा SRP, ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा वहीं अगर हम बात करें SOP, फाइन, तो देखो बेटा जिसका SOP ज्यादा है मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी क्या अंडरगो करने की, ऑक्सीडेशन करने की डेफिनेटली क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर उसकी खुद ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बेटा हमेशा याद रखना उसकी दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक साथ ही यूजुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर करते हैं, कहाँ, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या कर रही है एवरीवन, इंक्रीज कर रही है। मतलब मोर इज SOP, मोर इज रिड्यूसिंग पावर, और मोर इज अ टेंडेंसी टू एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो क्या बोलोगे बेटा, SOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, SOP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू रिड्यूसिंग पावर, टू रिड्यूसिंग पावर। एम आई क्लियर एवरीवन? ये बात क्लियर है सबको, जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा, लेट्स जस्ट मूव अहेड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं कुछ इलेक्ट्रोड्स के या रिडॉक्स कपल्स के, ठीक है। रिडॉक्स कपल मतलब या तो रिडक्शन हाफ सेल होता है या ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ये बात याद रखना। ओके, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? चलिए तो देखिए सबसे पहले अपने को दे रखा है E0 A2 प्लस से A, ठीक है। कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 0.3 वोल्ट। दूसरा दे रखा है E0 B2 प्लस से B, ओके। ये कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है -0.5 वोल्ट, ओके। इसके बाद दे रखा है क्या बेटा, E0 C से C2 प्लस, है ना, C से C2 प्लस, ये देख लेना बेटा, कंफ्यूज मत होना, है ना। C से C2 प्लस दे रखा है, कितना दे रखा है, -0.75 वोल्ट। और क्या दे रखा है बेटा, और दे रखा है E0 D2 प्लस से D, ओके। ये कितना दे रखा है एवरीवन, ये दे रखा है 0.9 वोल्ट, ओके। चलो अब देख, बात अगर मैं करूं इसकी तो बेटा ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है ना। तो मतलब ऊपर वाले दो SRP दे रखे हैं, नीचे वाला भी SRP है, बीच वाला SOP है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो SRP, दिस इज ऑल्सो SRP, दिस इज SOP एंड दिस इज SRP। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, बेहतर क्या रहेगा कि जो ये SOP है इसको भी SRP में कन्वर्ट करके लिख लो, है ना। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, मतलब E0 C से C 2 प्लस से C लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.75 वोल्ट, है ना। अब देखो कैसे करना है इन क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर तुम्हें बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो ना बेटा, हमेशा याद रखना पहले तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओगे अगर SRPs पता है तुमको, है ना। सबके SRPs पता है एवरीवन? बताओ सबके SRP पता है कि नहीं पता? सबके SRP पता है। तो जिसका SRP सबसे ज्यादा है ना, उसके SRP में जो ये आगे आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये आगे आ रहा है,
यहाँ पर ये आगे आ रहा है, यहाँ पर ये आगे आ रहा है, यहाँ पर ये आगे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो देखो भाई किसका एसआरपी सबसे ज्यादा है? मुझे तो सबसे ज्यादा भाई D2+ का लग रहा है ना? फाइन, तो क्या लिखोगे? इसका जो एसआरपी है क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है, राइट? तो D2+ क्या हो जाएगा बेटा? D2+ ये हो जाएगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा बेटा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? ठीक है। अब बेटा अगर रिड्यूसिंग एजेंट बताना है तो भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने पड़ेंगे, है ना? क्या करने पड़ेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिख लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या हो गया बेटा? E0 A से A2+ कितना आया? माइनस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा ना। नीचे वाला लिखोगे B से B2+, अगेन साइन रिवर्स हो गया, कितना हो गया? प्लस 0.5 वोल्ट एवरीवन। ओके, नीचे वाला तुमको यहाँ पर एसओपी पता ही है, दिस इज एसओपी ओनली, राइट? ओके, तो जरूरत नहीं है। इसका निकालोगे तो E0 D2+ से D क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? ये हो जाएगा माइनस 0.9 वोल्ट। क्या हो जाएगा? माइनस 0.9 वोल्ट। ठीक है, राइट? अब देखो किसका एसओपी सबसे ज्यादा है बेटा? किसका एसओपी सबसे ज्यादा है? भाई मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया जो एसओपी है वो इसका ज्यादा है ना? तो इसमें जो आगे आ रहा होगा B आगे आ रहा है ना बेटा? B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? बिकॉज हेयर एसओपी इज मैक्सिमम। तो जिसका एसओपी सबसे ज्यादा है वो क्या एक्ट करता है बेटा? वही एक्ट करता है क्या? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से बता लोगे, राइट? आई डोंट थिंक किसी को कुछ दिक्कत, समस्या, परेशानी इस चीज में आ सकती है। इट इज वेरी सिंपल, है ना? क्या एवरीवन? बहुत ज्यादा सिंपल है, हाँ के ना? जल्दी बोलो, सिंपल है? ओके, राइट, फाइन, लेट्स जस्ट मूव अहेड। एक और कर लेते हैं एसआरपी एसओपी का, बिकॉज इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा AIPMT 2012 में आया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा आने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं हमको, कुछ हाफ सेल्स के, हमको बताना है कौन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। मैंने बताया था भाई पहले, अगर रिडक्शन रिएक्शन के आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं तो वो SRPs है। तो इन SRPs में से सबसे ज्यादा देख लो भैया किसकी वैल्यू है, लिख लो यहाँ पर पहले। तो पहला है तुम्हारे पास E0 F2 से F-, यही हो रहा है ना रिडक्शन। क्या वैल्यू है? प्लस 2.585 वोल्ट, राइट? SRPs है। नेक्स्ट है Cl2 से Cl-, कितना है? प्लस 1.36 वोल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट E0 Br2 से Br-, कितना है मेरा बेटा? प्लस 1.06 वोल्ट। और लास्ट है E0 I2 से I-, ठीक है बेटा? क्या है? प्लस 0.53 वोल्ट है ना? तो ये SRPs है बेटा, ऑल दीज आर SRPs। बताओ किसका SRP मैक्सिमम है बेटा? मेरे को तो सबसे ज्यादा SRP मैक्सिमम फ्लोरीन का दिख रहा है ना? राइट, इसका क्या है बेटा? SRP मैक्सिमम है ना? SRP मैक्सिमम है, तो इस SRP में जो आगे आ रहा है वो क्या होगा बेटा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? तो F2 क्या हो जाएगा बेटा? F2 इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट है। अब तुमको रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है। देखो बहुत सिंपल है ना? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए तुमको देखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। तो इनमें से किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है बेटा? मेरे को तो दिख रहा है I2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ना? इसका क्या है? मिनिमम SRP है। तो भैया इसका SOP क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, है ना? तो मतलब I- से I2 अगर तुम लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम, विच इज माइनस 0.53 वोल्ट। क्लियर है? तो इसमें जो आगे आ रहा है I-, है ना? I- क्या हो जाएगा बेटा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? क्या ट्रिक लगाई बेटा? हमको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। अब सबके क्यों लिखना? हमको पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, इसको उल्टा करके लिखो। लिख दिया तुमने SOP। अब इसमें जो आगे आ रहा है I- आगे आ रहा है, वही क्या हो जाएगा? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। लेट्स कम टू दी अनदर एप्लीकेशन बेटा।
देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। माने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, माने एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सोल्यूशन या उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी जो है हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से पता लगा सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं नीचे नीचे मूव कर रही हूं, है ना, यहां से लेकर यहां तक, तुमको पता है कि भैया एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है ना। अगर एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है तो टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन क्या कर रही है बेटा? बढ़ रही है ना, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करूं तुम्हारी किसकी, एवरीवन, कॉपर की, है ना, कॉपर की, तो कॉपर का जो एसआरपी है वो जिंक से ज्यादा होगा, मानते हो नहीं मानते? है ना बेटा, कॉपर का जो एसआरपी है, लिख लो भाई, ई नॉट एसआरपी corresponding to what? Copper 2 plus से copper is going to be greater than E naught SRP of what? Zinc 2 plus to zinc। हाँ के ना? क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे आ रहा है, जिंक ऊपर आ रहा है बेटा, है ना। तो मतलब कॉपर की रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अगर तुम जिंक लेके चल रहे हो तो जिंक को तो ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा ना बेटा, है ना, राइट, फाइन। तो इसका मतलब क्या कि अगर कॉपर है ना, और कॉपर के नीचे वाला तुमने कोई मेटल लिया है, क्लियर है, तो उसके नीचे वाले मेटल का प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यहां पर मैंने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, है ना। अब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। अब कॉपर की हमेशा टेंडेंसी है अगर साथ में जिंक है तो मैं रिड्यूस करूं, तो वो +2 से कॉपर में जा सकता है, और जिंक की क्या टेंडेंसी है? ऑक्सीडाइज करने की, तो वो +2 में जा सकता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई मेटल जिसका एसआरपी ज्यादा है वो अपने से नीचे वाले से क्या हो सकता है एवरीवन? डिस्प्लेस हो सकता है। मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सोल्यूशन से। क्यों? क्योंकि जिंक का एसआरपी क्या है? कॉपर से कम है। क्लियर है मेरा बेटा? बोलो 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 बोलो, हाँ के ना? ओके, राइट। तो मतलब जो हमारा ऊपर है उसको डिस्प्लेस करा जा सकता है नीचे वाले के द्वारा। ठीक है, मतलब जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइन। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईच मेटल कैन डिस्प्लेस कमिंग बिलो इट फ्रॉम देयर सॉल्ट। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हमारा पहले आ रहा है वो उसके नीचे वाले के द्वारा डिस्प्लेस करा जा सकता है। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स जस्ट मूव अहेड। एक क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कैन नॉट बी केप्ट। बेटा देखो, कॉपर सल्फेट को तुम ऐसे मेटल के साथ में रखोगे जो उसको डिस्प्लेस ना करे, है ना, राइट। तो मतलब कॉपर से जो ऊपर आ रहा है उसमें रख लो, जाहिर सी बात है वो कॉपर को जो है यहां पर रिड्यूस होने नहीं देगा, राइट। अगर तुमने इसको जिंक के मर्तबान में रख दिया तो जिंक तो बेटा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा ना, है ना। मतलब जितने भी कॉपर के नीचे आ रहे हैं वो सब तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो तुमको क्या लेना पड़ेगा भाई? कोई कॉपर के ऊपर आए। कौन आए बेटा? जो कॉपर के ऊपर आए। यस और नो एवरीवन? यस और नो एवरीवन? बोलिए, ये बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से मेरे को जो है बताइएगा कि भैया ये बात समझ में आई कि नहीं आई। वैसे तो आ गई होगी बट स्टिल, एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, राइट। बोलिए बोलिए बोलिए, ये बात क्लियर है कि नहीं है? फाइन। चलिए, तो जाहिर सी बात है अगर कोई तुमने ऐसा लिया जो कॉपर के नीचे आता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, तुम्हारे पास कौन कौन है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर तुम्हारे पास है एक तो Ag है, एक हमारे पास यहाँ पर कौन है? CAU है और एक Fe है। ये तो ऑप्शन ही अमान्य है क्योंकि कॉपर सल्फेट कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक है Ag, एक है AU, एक है Fe, है ना। तो इनमें से जो भी कॉपर के नीचे आ रहा है वो 110% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। जो कॉपर के आगे आते हैं वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, राइट। तो देखो भाई, अगर मैं Ag, AU और हमारे Fe की बात करूं तो Ag कॉपर के नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा कॉपर सल्फेट के साथ। AU नहीं दिखाएगा, लेकिन Fe क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, दिखाएगा। मतलब Fe के अंदर तो आप कभी भी जो है कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने Fe प्लस कॉपर सल्फेट ले लिया तो ये 110% FeSO4 प्लस कॉपर बना देगा, तो आपका कॉपर सल्फेट टिक ही नहीं पाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है,
चलिए, आई होप आपको ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की समझ आ गई होगी. नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर टॉपिक. फाइन, अलग टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं. अब अगला टॉपिक क्या है बेटा? अगला है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल. ओके, ऑफ सेल. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी किसकी? सेल की. दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा. ओके बेटा, देखो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको किसके लिए निकालना है बेटा? आपको निकालना है फॉर गैल्वेनिक सेल. किसके लिए निकालना है बेटा? सबसे पहली बात, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर गैल्वेनिक सेल. ठीक है भैया, सबसे पहली चीज तो यार अपने को ये गैल्वेनिक सेल के लिए जो है निकालना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, राइट? अच्छा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको यहाँ पर चेंज निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी में, है ना? चेंज का मतलब क्या है बेटा? चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू. ओके, मतलब अगर आप डेल्टा जी निकालते हो, डेल्टा जी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना? किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. एम आई क्लियर? इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, राइट. अच्छा, अगर आप चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं, ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया क्या होगा. ये हो जाएगी फाइनल वैल्यू. ये क्या हो जाएगी आपकी? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. ओके, फाइन. सपोज फाइनल वैल्यू जो है वो आपकी G2 है, इनिशियल वैल्यू G1 है, तो क्या हो जाएगी? G2 माइनस G1. ओके, मतलब कोई भी अगर आपका सेल इनिशियल स्टेज पर था तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी G1 थी, फाइनल स्टेज पर G2 है, तो G2 माइनस G1 करोगे, चेंज आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अगर आपका G2 माइनस G1 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वो कभी होगा बेटा? वो तभी होगा जब आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा. मतलब G2 जो है वो G1 से बड़ा होगा, है ना? कब पॉजिटिव आएगा बेटा? ये जब G2 क्या होगा? G1 से बड़ा होगा. अब G2 बड़ा है, G1 छोटा है, मतलब फाइनल स्टेज पर गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा, इनिशियल पे कम है, मतलब इंक्रीज हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी में, है ना? तो डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. क्या मतलब है बेटा? इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. अब कुछ बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी को भी नहीं जानते होंगे, राइट? अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है हम लोग जो है कवर करेंगे आप लोगों की थर्मोडायनामिक्स में, लेकिन अभी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? थोड़े टाइम के लिए बस याद रखो, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी? ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा. ओके, राइट. अच्छा, सिमिलरली बेटा डेल्टा जी जो है अगर नेगेटिव है वो कब होगा बेटा? वो होगा जब G1 जो है क्या होगा? G2 से बड़ा होगा. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. क्या मतलब है बेटा? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी. एम आई क्लियर? इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी है. अच्छा, अब मैम अगर मैं सेल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सेल के रिस्पेक्ट में क्या है? देखो भाई, आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, मतलब डेल्टा G0 निकालना है ना? तो याद रखना बेटा, जितना ज्यादा सेल के अंदर यूजफुल वर्क होता है, यूजफुल वर्क मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल वर्क. एम आई क्लियर? जितना ज्यादा यूजफुल वर्क होता है सेल के अंदर, उतनी ही ज्यादा उसकी एक एनर्जी डिक्रीज होती है, और उसी एनर्जी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या? डेल्टा G0 इज बेसिकली द गिब्स फ्री एनर्जी, राइट? और इस गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है जब भी सेल के अंदर क्या होता है? यूजफुल वर्क होता है. क्लियर है? तो क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन यूजफुल वर्क डन. जितना ज्यादा आप यूजफुल वर्क करेंगे सेल के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उतनी ही ज्यादा गैल्वेनिक सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी है एवरीवन वो डिक्रीज करेगी.
ठीक है, राइट, फाइन। चलिए, इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा, है ना, राइट। या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो भी वर्क आएगा ना, उस वर्क के आगे अगर आप नेगेटिव साइन लगा दो तो दैट इज डेल्टा जी। क्लियर है? तो मतलब क्या कि आप जो है वर्क निकाल लीजिए। वर्क भी कौन सा बेटा आपका? इलेक्ट्रिकल वर्क। वर्क भी कौन सा बेटा आपका? इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क? है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है बेटा वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आपको पता है क्या मैम कि डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या होता है? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल होता है मैम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी। किसके इक्वल होता है एवरीवन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है क्या आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, राइट। अच्छा देखो कैसे निकाल लोगे, ये बहुत सिंपल है। ये चार्ज क्यू क्या है बेटा? ये चार्ज वो चार्ज है जो ट्रांसफर होगा एनोड से कैथोड तक। आपको पता है जब आपने हमारा गैल्वेनिक सेल किया था तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जिंक से कहाँ जा रहे थे? कॉपर की तरफ जा रहे थे, है ना, क्योंकि जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा था, कॉपर की साइड इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा था। आपने पढ़ा था 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एज पर दी कन्वेंशनल वो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात याद रखिएगा, स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएं तो। ओके, तो मतलब क्या कि डैनियल सेल के अंदर 2 मोल चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ था। क्लियर है? ओके, अब हर एक गैल्वेनिक सेल में हमारा जितना ये मोल ऑफ चार्ज जो ट्रांसफर होने वाला है वो अलग है ना। अब देखो आपको अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं ये निकालना है, या आपके पास कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका मोल कितना चार्ज कैरी करता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ना। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब अगर मुझे निकालना है कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो ध्यान से सुन बेटा, 1 मोल में कितना हो जाएगा? डेफिनेटली सी बात है कि 1 मोल में मेरे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, 6.022 इंटू 10⁻23 पे निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जैक्ट वैल्यू आती है बेटा 96487 कूलम। अप्रॉक्सीमेट हो जाती है 96500 कूलम, है ना। क्या हो जाती है? 96500 कूलम। मतलब 96500 कूलम क्या है? इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, राइट। एम आई क्लियर एवरीवन? ये क्या है? ये है हमारा चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइन, क्या लिखोगे? चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 96500 कूलम। और इसी को ही हम 1 फैराडे भी बोल देते हैं, राइट। क्या बोल देते हैं एवरीवन? 1 फैराडे भी बोल देते हैं, या फिर इसी को जो है हम 1 फेराड भी बोल देते हैं। एम आई क्लियर बेटा? तो अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना चार्ज हमारा कैरी कर रहा है ना, तो डैनियल सेल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ? 2 इंटू 96500 कूलम। वैसे कोई सेल में 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है नॉट से कैथोड तक, कहीं पर 4 मोल हो सकता है, कहीं पर 5, 6, 7 कितना भी हो सकता है। तो अगर आपका n मोल ऑफ चार्ज ट्रांसफर किया जाता है तो बेटा क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे आप? लिखोगे चार्ज कैरिड बाय, क्या लिखोगे एवरीवन? चार्ज कैरिड बाय n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज कैरिड बाय n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? n इंटू 96500 कूलम, है ना। अब इसको हम जो है 1 फेराड या f से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको किससे डिनोट कर दोगे? nf से डिनोट कर दोगे। बोलो क्या हो जाएगा? nf हो जाएगा। तो मतलब किसी भी गैल्वेनिक सेल में अगर मैंने माना था कि q जो है वो चार्ज है जो ट्रांसफर हो रहा है कहां से कहां तक? एनोड से कैथोड तक, है ना। तो q क्या हो जाएगा बेटा? nf हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और किसी भी सेल के अंदर सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो रहा है बिटवीन कैथोड एंड एनोड, हमको पता है वो क्या होता है? वो ई नॉट ऑफ द सेल होता है बेटा। अभी अभी सिखाया क्या होता है? ई नॉट ऑफ द सेल होता है। क्लियर है? तो Q जो है वो तो NF के इक्वल हो गया, V जो है वो ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल आ गया? NF ई नॉट सेल के, है ना। F इज बेसिकली 96500। ई नॉट आप निकाल सकते हो, ई नॉट SRP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ SRP ऑफ एनोड करके। ठीक है, तो हमने बोला था कि डेल्टा जी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क है ना। तो यहां से जो डेल्टा जी नॉट है वो माइनस NF ई नॉट के इक्वल आ गया बेटा। बोलो क्या पढ़ा हमने कि भैया हमारा जो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस NF
ई नॉट सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, 1 फैराडे है जिसकी वैल्यू होती है 965000 कूलम। और ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से निकालते हैं, एज सिंपल एज दैट। फाइन, ठीक है, ओके। अब मैम अगर अपने को ये एन पता चल जाए तो अपने क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए ना, है ना। अगर हमें क्या पता चल जाए मैम, एन पता चल जाए तो हमारे क्वेश्चंस तो क्या हो जाएंगे मैम, सॉल्व हो जाएंगे। तो हाँ भाई सही बात है, सॉल्व हो जाएंगे। तो कैसे निकालोगे एन बेटा, एन होता है टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कैथोड टू एनोड टू कैथोड, या स्पेलिंग गलत है, एनोड टू कैथोड इन अ सेल। अब देखो हाफ सेल है तो उसका एन तो पता लगाना बहुत आसान है, क्योंकि हाफ सेल का रिएक्शन तो या तो ऑक्सीडेशन हाफ होगा या तो रिडक्शन हाफ होगा, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल Ag++1 इलेक्ट्रॉन, हमको क्या मिल गया Ag, या फिर एल्यूमिनियम चेंजेस इनटू एल्यूमिनियम 3++3 इलेक्ट्रॉन, या फिर मैग्नीशियम 2++2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Mg, ये सारे हाफ सेल्स है ना। तो इनमें एन बताना तो बहुत आसान है। पहले में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो N1, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो N3, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है तो N2। दिक्कत क्या आएगी, अगर हमारे पास फुल सेल रिएक्शन है, हाफ सेल में तो बहुत आसान है, उसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट फुल सेल में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सेल नोटेशन है, आप मुझसे कोई पूछे कि इनके लिए एन बताओ, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, है ना, राइट। हाफ सेल में क्या ट्रांसफर नहीं होगा, लॉस या गेन होगा, ठीक है, वहां पर एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड होगा। देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या Mg getting converted into Mg2+, okay, Mg is getting converted into Mg2+, fine। how beta by the loss of 2 electrons, okay, Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, एरो के राइट साइड पर आते हैं। कहाँ आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एरो के राइट साइड पे आते हैं, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम 3+ aqueous प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एल्यूमिनियम सॉलिड, ठीक है। अब देखो मुझे फुल सेल रिएक्शन लिखना है, फुल सेल रिएक्शन में कभी भी नेट इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था बेटा, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, और दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, 2 से। आ जाएगा फुल सेल रिएक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए, 6 नीचे आ गए, तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने आए, 6, ऊपर 6 लूज हुए, नीचे 6 गेन हुए, है ना। तो यहां से निकल के आ गया, कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। वैसे यहां भी निकाल सकते हो ना बेटा, क्यों, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस है, 2 का ही गेन है, मतलब ऊपर 2 लॉस हुए, नीचे 2 गेन हुए, तो साफ सी बात है नीचे वाले में एन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप एन निकाल सकते हैं किसी भी हाफ सेल या फुल सेल के लिए, फाइन। चलिए तो अब क्या करते हैं बेटा, फटाफट से जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, है ना। लेट्स डू अ क्वेश्चन राइट हियर व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस। ये बोल रहा है कि हमको जी नॉट निकालना है, एक रिएक्शन का जो हमको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ हमें ई नॉट दे रखे हैं बेटा कैथोड और एनोड के। देखिए इस रिएक्शन को साफ साफ देख के लग रहा है कि भैया कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और Fe का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, ओके, फाइन। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ये बात हम सबको क्लियर है कि नहीं है एवरीवन, फाइन। अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ है, तुमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो Fe है वो कॉपर के नीचे आता है, तो डेफिनेटली Fe का नेगेटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल देख के पता चल गया साफ साफ। तो बेटा देखो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर विल एक्ट एज अ कैथोड, Fe विल एक्ट एज अ एनोड, है ना। तो अगर ई नॉट सेल निकालोगे बेटा, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट SrP ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट SrP ऑफ एनोड, ठीक है। ई नॉट SrP ऑफ कैथोड की अगर मैं बात करूं तो बेटा कैथोड का कितना है, यहां पर है 0.34 और एनोड का कितना है -0.44, क्लियर। तो 0.34 और यहाँ है 0.44, तो क्या आ जाएगा प्लस 0.78, ओके, क्या आ जाएगा प्लस 0.78 वोल्ट आ जाएगा मेरा बच्चा। आपका SrP यहाँ पर आ गया है, ओके, ई नॉट सेल आ गया आपका, नॉट SrP। तो डेल्टा G क्या होता है बेटा, ये होता है -NF ई नॉट सेल
N क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है बेटा, कॉपर, और अगर मैं Fe की बात करूँ, Fe इज चेंजिंग इनटू Fe2+, मतलब Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ ने गेन करे हैं। तो N क्या है बेटा, 2 है, तो -2 इंटू, आपको पता है 965000 करना है, इंटू क्या करना है बेटा, ई नॉट सेल कितना है 0.75 है, राइट, इतना जो है आपका जूल जो है आंसर निकल के आ जाएगा किसका, डेल्टा जी नॉट का, आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। क्लियर है? सो हियर वी बेसिकली हैव कंप्लीटेड डेल्टा जी नॉट, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी change for this particular cell. Okay, fine. Now let's come to the last topic of today's class, and this is basically your Nernst equation. ठीक है, ये क्या है, अपनी Nernst equation है। अब देखो Nernst equation अब कहाँ यूज करते हो, अगर आपका जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर है और आपको सेल की वोल्टेज निकालनी है, मतलब सेल का ईएमएफ निकालना है, तो आप E0 SRP ऑफ कैथोड माइनस E0 SRP ऑफ एनोड कर देते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, राइट, सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर है, मतलब क्या कि टेम्परेचर सपोज है ना 298 केल्विन नहीं है, ओके, प्रेशर जो है जिस पर आपने गैस को डाला है वो 1 atm नहीं है या फिर 1 बार नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की जो आपने सेल के अंदर लिया है वो 1 मोलर नहीं है, तो उस केस में आपका E0 सेल नहीं निकलता, आपका ई सेल निकलता है। क्या निकलता है, ई सेल निकलता है, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, E0 सेल माइनस RT/NF log QC, किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस NRT/NF log QC, है ना। आपको पता है भाई कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, अपना QC होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डेनियल सेल ही है ना, उसका जो रिएक्शन है वो अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, बस एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है विच इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, है ना, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। फाइन, सपोज मैं बता रही हूं यहां पर आपको, ओके, तो इसके लिए अगर आपको QC लिखना है तो क्या होगा बेटा, हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पहले देखो, ऊपर लिखोगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो प्रोडक्ट पर कौन है बेटा, कॉपर सॉलिड है, राइट, जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो आगे इसकी पावर 1 हो जाएगी, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता तो पावर 2 हो जाती है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं है। इनटू क्या करोगे बेटा, इनटू करोगे जिंक 2+ एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिवाइड करोगे इसको किससे बेटा, डिवाइड करोगे जिंक सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉपर 2+ एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि भैया प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि सॉलिड है, तो QC क्या आ जाएगा बेटा, QC आ जाएगा जिंक 2+ एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कॉपर 2+ एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। एम आई क्लियर एवरीवन, बहुत सिंपल सा चीज है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी मैम ने, लॉग लिख दिया, यहाँ ln आना था, गड़बड़ कर दी मैम ने, इसको ठीक करो भाई, ln आता है यहाँ पे, गलती से बता दिया मैम ने, ln आएगा, है ना। अब ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ QC, बोलो, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज तुमको जो पता है कि जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आते हैं ना, उनमें टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है कि भैया 298 केल्विन ही होगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर ही होता है। एफ की वैल्यू भी तुमको पता है फिक्स है, 965000 होती है। आर भी तुमको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ भाई कि एट टेम्परेचर कितना 298 केल्विन, है ना, तुमको पता है एफ की वैल्यू क्या है 965000 कूलम है, ओके, राइट। आर तुमको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ओके, है ना, ये सब फिक्स है बेटा, दिस इज ऑल अ फिक्स्ड थिंग, ये सब फिक्स चीजें हैं मेरा बच्चा, राइट। तो अब अगर आप इन चीजों को पुट करते हो, है ना, इन चीजों को पुट करते हो किसके अंदर, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो जो आपका ई सेल है यानी
पोटेंशियल ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ क्यूसी, लॉग ऑफ क्यूसी। बोलिए ये बात क्लियर है कि नहीं है एवरीवन? ओके, 0.059 आ जाएगा अगर इन सबको ऊपर पुट कर देते हो तो। ओके राइट, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर लेक्चर को जो है जरा समाप्त करते हैं यहाँ पर। सो ये बोल रहा है कि हमको बताना है ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। सेल क्या है? निकल 2+ स्टॉल्ड ब्रिज Au3+ टू Au, ठीक है, निकल 2+ और Au3+ की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। बहुत सिंपल है बेटा। सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे बेस्ट चीज कि तुम लोग ई नॉट सेल निकाल लो। क्या निकालो? सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लो बेटा, है ना। जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में अगर तुमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इलेक्ट्रोलाइट्स की तो डेफिनेटली ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कंडीशन वाली केस तो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में तो ये दोनों ही 1 मोलर होते हैं, लेकिन देखो ये तो 1 मोलर है, ये 0.1 मोलर, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है। तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लगनी है। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी। तो अगर तुमको ई सेल निकालना है तो ई नॉट सेल तो पता होना चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या करोगे? ई नॉट सेल निकाल लोगे, है ना पता। तो क्या होगा? ई नॉट Au3+ टू Au माइनस क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे ई नॉट निकल 2+2 निकल। एम आई क्लियर एवरीवन? निकल 2+2 निकल। ओके राइट, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.25। ओके, सो इट इज 1.25 वोल्ट। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? 1. अरे नहीं गड़बड़ हो गई, ये हो जाएगा 1. रुको, हमने क्या करा है? 1.50 में से 0.25 को सब्ट्रैक्ट किया है ना मेरा बच्चा, राइट। तो ये तो बस 0.5 ही डिडक्ट होगा ना। So this will be 1.5 minus 0.25, okay, so it will be 1.25 बोली। मेरे को लगा यार वो 1.25, मैंने कहा 1.25 तो फिर तो 0.25 ही बचेगा। हाँ ठीक है, करेक्ट है एवरीवन। ओके, सो ना ई नॉट सेल आ चुका है, फाइन। अगर मैं n की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? देखो बेटा बहुत सिंपल है यार। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा? निकल चेंजिंग इनटू निकल 2+ बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूंगी तो क्या होगा मेरा बच्चा? ये हो जाएगा Au3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग Au, राइट। और वहीं अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए क्या होगा? ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, राइट। तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स का हो गया। और ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गया? 3 निकल + 2 Au3+ फॉर्मिंग 2 Au + 3 निकल 2+। एम आई क्लियर एवरीवन? ओके, सो ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया एक्वस, ये हो गया एक्वस, ये हो गया नहीं सॉरी ये हो गया सॉलिड, और ये हो गया क्या? एक्वस। ठीक है, अब तुमको पता है सॉलिड तो क्यूसी के एक्सप्रेशन में आएगा नहीं, तो केवल और केवल तुम क्या करो? तुम जो है अपने एक्वस वालों को ही लिखो। ठीक है, चलो तो अब तुमको पता है भाई ई सेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन। एन कितना है बेटा? यहाँ पर 6 है। लॉग ऑफ क्यूसी लिखना है, तो क्यूसी में देखो प्रोडक्ट साइड पर खाली निकल ही है, तो क्या हो जाएगा? निकल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। नीचे क्या होगा बेटा? नीचे हो जाएगा Au3+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी? 2। ठीक है, तो ई सेल क्या आ जाएगा? ई सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल को क्या रख दोगे बेटा? सबसे पहले तो ई नॉट हो जाएगा 1.25 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ देखो निकल 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है बेटा? ये तो 1 दे रखी है। ओके, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। नीचे है 0.1, तो इसको 10 की पावर -1 कर लो, 10 की पावर -1 कर लो, 0.1 है ना, उसका स्क्वायर करोगे, ऊपर जाएगा तो 10 की पॉजिटिव पावर 2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बेटा? 10 की पॉजिटिव पावर 2 हो जाएगा। और तुमको पता है कि भैया log 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा? 2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल आ जाएगा।
ओके सो ये क्या हो गया, ये हो गया 1.25 माइनस 0.059 बाई 6 इंटू 2, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 3 जा। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है। आप लोग जो है खुद कैलकुलेट करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है आपका 1.25 माइनस 0.019, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। तो 1.25 माइनस 0.19 अप्रॉक्सीमेटली जो है मेरा बच्चा, ये आ रहा है आपका 1.25 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। ठीक है, 1.25 के जो है, नहीं 1.25 के आसपास ही लगा लो क्योंकि 0.0019 है ना, तो उसको 0.02 जो है अप्रॉक्सीमेट। ओके ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.019 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बेटा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.25 के आसपास ही आ जाएगा। क्लियर है, चलिए सो यही तक जो है हमारा ये था। अब हमारा गैल्वेनिक सेल इज ओवर, अब हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे इलेक्ट्रिक सेल। आई होप आपको सब समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।